केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया के आणविकता को समझा था। तो मैंने मॉलिक्यूलरिटी में आपको यह बताया था कि मॉलिक्यूलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन का यानी प्राथमिक या मूल अपक्रिया का बताया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के मॉलिक्यूलरिटी को हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि वह एक से अधिक स्टेप में होगा, लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में हर एक स्टेप के मॉलिक्यूलरिटी को बताया जा सकता है। तो मॉलिक्यूलरिटी निकलेगा कैसे? तो पहला पॉइंट तो ये आप जानिए कि मॉलिक्यूलरिटी केवल प्राथमिक अपक्रिया का निकलेगा अगर वह रिएक्शन बैलेंस है। तो जितने अभिकारक के अणु प्रतिभाग करेंगे उसे मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता कहते हैं। तो संतुलित रासायनिक अपक्रिया में प्रतिभाग करने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या को आणविकता कहते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूलरिटी का मान 3 या 3 से कम होगा क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी एक साथ टकराने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या होगा और 3 से ज़्यादा अणुओं का एक साथ टकराना संभव नहीं है। तो मॉलिक्यूलरिटी का मान मैक्सिमम 3 होगा या 3 से कम होगा। मॉलिक्यूलरिटी केवल एलिमेंट्री रिएक्शन का बता पाएंगे, कॉम्प्लेक्स की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइंड नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन यानी सैद्धांतिक प्रेक्षण होता है जिसे रिएक्शन को देख के बताया जा सकता है और मॉलिक्यूलरिटी का मान हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहाँ तक हमने समझ लिया था मॉलिक्यूलरिटी में। एक छोटा सा टॉपिक हम लोग और जानेंगे, बोर्ड के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप हेडिंग बना लीजिएगा आभासी एकाणुक अपक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन और हिंदी में इसको आप लिखेंगे आभासी एकाणुक अपक्रिया। सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, आभासी एकाणुक अपक्रिया, और बोर्ड के लिए इसको वेरी इंपॉर्टेंट आप करेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन डायरेक्ट समझाता हूं कि आभासी एकाणुक अपक्रिया क्या होता है। तो ऐसी प्राथमिक अपक्रिया, ऐसा एलिमेंट्री रिएक्शन जिसका ऑर्डर एक हो लेकिन मॉलिक्यूलरिटी एक ना हो, उसे क्या कहेंगे? आभासी एकाणुक अपक्रिया। आपको मालूम है प्राथमिक अपक्रिया की आणविकता और कोटि समान होता है, लेकिन कुछ ऐसे एलिमेंट्री रिएक्शन होते हैं जिनका ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी सेम नहीं होता और उन्हीं का नाम आभासी एकाणुक अपक्रिया। ऐसी प्राथमिक अपक्रिया जिसका कोटि एक हो लेकिन आणविकता एक न हो। आपको मालूम है प्राथमिक अपक्रिया में कोटि और आणविकता समान होनी चाहिए, लेकिन इनके साथ क्या होगा? इनका कोटि तो एक होगा लेकिन आणविकता एक नहीं होगा। ऐसी अपक्रिया का नाम क्या होगा? आभासी एकाणुक अपक्रिया। जिस प्राथमिक अपक्रिया का कोटि एक हो लेकिन आणविकता एक न हो, उसका नाम क्या होगा? आभासी एकाणुक अपक्रिया। इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूं, जरा इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं एस्टर का जल अपघटन, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का जल अपघटन। देखिए एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर और वाटर बनाता है और फिर अगर आप एस्टर में वाटर डालेंगे तो बनेगा एसिड और अल्कोहल।
एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर और वाटर बनाता है। यह एक रिवर्सिबल रिएक्शन यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। फिर अगर एस्टर में आप जल डालेंगे तो क्या बनेगा, एसिड और अल्कोहल। तो हम लोग को एस्टर का जल अपघटन करना है। एस्टर में अगर आप जल डालेंगे तो बनेगा एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और अल्कोहल, और रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अगर एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो फिर बनेगा एस्टर और वाटर। यह कैसा रिएक्शन होता है, आभासी एकाणुक अपक्रिया होता है। इसको मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। चले कोई एस्टर ले लिया जाए, जैसे यह मैंने लिया एथिल एसीटेट, CH3COO को एसीटेट कहते हैं। CH3COOH होता है एसिटिक एसिड, और CH3COO माइनस जो आयन होता है इसको एसीटेट आयन कहते हैं। तो इसका नाम होगा एथिल एसीटेट। यह एक एस्टर होता है। एस्टर का कॉमन फार्मूला RCOOR होता है। एस्टर का कॉमन फार्मूला RCOOR होता है। दो अल्किल ग्रुप होगा, RCOOR होगा। एक अल्किल ग्रुप मेथाइल है और दूसरा एथाइल है। जल अपघटन करा दीजिए। तो जल अपघटन करने पर एसिड और अल्कोहल बनाएगा। तो CH3COO और H बना लेगा, CH3COOH, और C2H5 और OH बनाएगा C2H5OH, यानी एथिल अल्कोहल। यह आभासी एकाणुक अपक्रिया है। इस अपक्रिया का जो कोटि होता है वह 1 होता है, लेकिन इसकी आणविकता कितना होगा, तो आप ध्यान से देखेंगे यह एक बैलेंस रिएक्शन है। जितना अभिकारक का अणु प्रतिभाग करेगा उसको आणविकता कहेंगे। इसकी आणविकता 2 है, इनका कोटि 1 है और आणविकता 2 है। ऐसा क्यों हुआ कि कोटि आणविकता समान नहीं है? इसका मैं रीजन बताऊं। यहाँ पे जो वाटर होता है वह एक्सेस में होता है, माने इनके तुलना में बहुत अधिक होता है। अगर इनका हमने 1 मोल लिया होगा तो इनका 1000 मोल होगा। यहां देखिए, इनका 1 मोल होगा तो इनका 1000 मोल होगा। यह अभिक्रिया जल के अधिकता में कराया जाता है, जल के आधिक्य में कराया जाता है। यहाँ पे वाटर एक्सेस में होता है। तो जो जल होता है उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो जल की सांद्रता वह इनके तुलना में काफी अधिक है। इस वाले अपक्रिया में हुआ क्या, यह जो जल है वह उनके तुलना में इतना अधिक है कि इसके सांद्रता में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। तो ऐसा लगता है कि अभिक्रिया का दर इन पे निर्भर नहीं कर रहा है, केवल इस पे निर्भर किया तो इसका कोटि 1 हो गया और आणविकता 2 हो गया। आणविकता माने कितना अणु प्रतिभाग किया, तो 1 और 1 2 अणु प्रतिभाग किया, तो इसकी आणविकता 2 हो गया। कोटि क्यों 1 हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो जल है वह इसके तुलना में इतना अधिक है कि जल के सांद्रता में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा। तो ऐसा प्रतीत होगा कि अभिक्रिया का दर इस पे निर्भर नहीं किया, केवल इस पे निर्भर किया, तो कोटि 1 हो जाएगा, आणविकता 2 होगा। बाकी रीजन क्या है इसको आप समझ लीजिए, और आपको बताना खाली वहां पे बोर्ड में परिभाषा होगा, रीजन बता रहा हूं उसको आप समझिए। अगर कोई एक अभिकारक बहुत अधिक हो, इसके तुलना में काफी अधिक हो, तो इनके सांद्रता में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देगा, होगा तो, लेकिन यह इतना अधिक होगा कि आप इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा लगेगा कि अभिक्रिया का दर इस पे निर्भर नहीं किया, केवल इस पे निर्भर किया,
तो इसका कोटि 1 आया, आणविकता 2 आया, और ऐसी अपक्रिया का नाम आभासी एकाणुक अपक्रिया। जिन प्राथमिक अपक्रियाओं का कोटि 1 हो, आणविकता 1 न हो, उसका नाम क्या होगा? आभासी एकाणुक अपक्रिया। चले जरा लिखा जाए, अभी सब क्लियर होगा। यदि प्राथमिक अपक्रिया में कोई एक अभिकारक, यदि प्राथमिक अपक्रिया में कोई एक अभिकारक आधिक्य में माने एक्सेस में हो, यदि प्राथमिक अपक्रिया में कोई एक अभिकारक आधिक्य में हो, तो अपक्रिया की आणविकता और कोटि समान नहीं रहता, तो अपक्रिया की आणविकता और कोटि समान नहीं रहता यदि प्राथमिक अपक्रिया में कोई एक अभिकारक आधिक्य में हो, तो अपक्रिया की आणविकता और कोटि समान नहीं रहता। ऐसी अपक्रियाओं को आभासी कोटि अपक्रिया कहते हैं। ऐसी अपक्रियाओं को आभासी कोटि अपक्रिया कहते हैं। ठीक, चले इसको मैं समझा रहा हूं, दोबारा आप समझेंगे। इसको मैं ऊपर इरेज कर रहा हूं। देखिए, अगर प्राथमिक अपक्रिया में कोई एक रिएक्टेंट जो है वह दूसरे के तुलना में काफी अधिक हो, तो होगा तो इनके भी सांद्रता में परिवर्तन, लेकिन यह इनके तुलना में अधिक होने के कारण इनके सांद्रता में परिवर्तन जो होगा वह ऑब्जर्व नहीं होगा। देखिए, अगर कोई चीज बेहद अधिक हो तो थोड़ा बहुत परिवर्तन होने पर उसमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता, उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो अगर प्राथमिक अपक्रिया में कोई एक अभिकारक आधिक्य में हो तो इसके सांद्रता में परिवर्तन मालूम नहीं चलेगा, तो ऐसे केस में आणविकता कोटि समान नहीं होगा और ऐसी अपक्रियाओं का नाम होगा आभासी कोटि अपक्रिया। लेकिन बोर्ड में हमसे क्या पूछेगा? आभासी एकाणुक अपक्रिया। अब लाइन छोड़ के आप लिखेंगे और यही बोर्ड में जब पूछेगा तो आप वहां पे लिखेंगे। लिखे, अब वे आभासी कोटि अपक्रिया, वे आभासी कोटि अपक्रिया जिनका कोटि 1 हो, वे आभासी कोटि अपक्रिया जिनका कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 न हो, उसे आभासी एकाणुक अपक्रिया कहते हैं। वे आभासी कोटि अपक्रिया जिसका कोटि 1 हो परंतु आणविकता 1 न हो, उसे आभासी एकाणुक अपक्रिया कहते हैं। तो ऐसी प्राथमिक अपक्रिया जिसका कोटि 1 हो और आणविकता 1 ना हो, उसका नाम क्या होगा? आभासी एकाणुक अपक्रिया। ऐसी प्राथमिक अपक्रिया जिसका कोटि 1 हो, आणविकता 1 ना हो, तो ऐसी अपक्रिया का नाम आभासी एकाणुक अपक्रिया। जैसे इसका मैं एग्जांपल बता दूं। पहला एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर
माने एस्टर का चल अपघटन, और एस्टर का फार्मूला RCOOR होता है। एस्टर में जब आप जल डालेंगे तो एसिड और अल्कोहल बनेगा, क्योंकि एसिड अल्कोहल रिएक्ट करके एस्टर और वाटर बनाता है। तो कोई आप एक एस्टर ले लीजिए और इस एस्टर में आप जल डालिए। ये हमने लिया एथिल एसीटेट एस्टर के रूप में, इसमें हमने जल डाला तो C2H5 और OH बना लेगा, C2H5OH बनाएगा, साथ में बनेगा CH3COOH बनेगा, यानी एथिल अल्कोहल और एस्टिक एसिड बनेगा। यहाँ पे होता क्या है, जल एक्सेस में होता है, इनके तुलना में जल काफी अधिक होगा। जैसे मान लो अगर इनका 1 मोल होगा तो जल का 1000 मोल होगा। तो जल के सांद्रता में कोई परिवर्तन ऑब्जर्व नहीं होगा, ऐसा प्रतीत होगा कि जल के सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका आणविकता कितना होगा, तो यहां देखिए 1 और 1 2 अणु प्रतिभाग किया तो आणविकता 2 होगा, लेकिन कोटि कितना होगा, तो इनके सांद्रता में कोई परिवर्तन न दिखाई देने के कारण ऐसा लगेगा कि अपक्रिया का दर केवल इनके सांद्रता पर निर्भर किया, तो इसका कोटि 1 होगा। तो जिस अपक्रिया का कोटि 1 हो लेकिन आणविकता 1 न हो, उसका नाम क्या होगा, आभासी एकाणुक अपक्रिया। जिस अपक्रिया का कोटि 1 हो लेकिन आणविकता 1 न हो, उसका नाम क्या होगा, आभासी एकाणुक अपक्रिया। दूसरा आप देख लीजिए एग्जांपल, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, यानी सुक्रोज का चल अपघटन। सुक्रोज होता है C12H22O11। तो हमने सुक्रोज ले लिया, इसका जल अपघटन किया जाए। जल अपघटन में जल आधिक्य में होता है, बनेगा क्या, 2 आइसोमर बनता है, माने 2 समावयी बनेगा, जिनका फार्मूला 1 होगा लेकिन प्रॉपर्टी अलग होगा। तो ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। कौन सा ग्लूकोज कौन सा फ्रक्टोज, तो हम लोग इसको बायोमोलिक्यूल में पढ़ा जाएगा। अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा और बीटा डी फ्रक्टोज बनेगा। तो अगर हम लोग सुक्रोज में जल डालेंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेगा। इस वाले अपक्रिया में भी जल आधिक्य में है, तो इसका जो आणविकता होगा, इसकी आणविकता मैं आपको बताऊं, इसके अगर आणविकता की बात कर लिया जाए तो इसका आणविकता 2 होगा, लेकिन कोटि 1 होगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत होगा कि अपक्रिया का दर जल के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। तो जिस अपक्रिया का कोटि 1 हो लेकिन आणविकता 1 ना हो, उसका नाम होगा सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, आभासी एकाणुक अपक्रिया। इसको आप सूडो पढ़ेंगे, यहाँ पे पी साइलेंट होगा, पी सूडो ना पढ़िएगा, सूडो केवल पढ़िएगा, नाम हिंदी में आभासी। तो जिस अपक्रिया का कोटि 1 हो, ठीक, और आणविकता 1 ना हो, उसका नाम आभासी एकाणुक अपक्रिया। ऐसा हुआ क्यों, तो अगर एक कोई अभिकारक आधिक्य में हो जाए तो उसकी सांद्रता में परिवर्तन हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा लगेगा कि अपक्रिया का दर इस पे निर्भर नहीं किया, तो ऐसे केस में आणविकता कोटि समान नहीं रह जाएगा और ऐसे ही अपक्रियाओं का नाम होगा आभासी एकाणुक अपक्रिया। कोई एक रिएक्टेंट आधिक्य में हो जाए तो ऐसा लगेगा कि जो अपक्रिया का दर है वह रिएक्टेंट के सांद्रता पे निर्भर नहीं किया जो आधिक्य में है, तो कोटि आणविकता समान नहीं रहेगा। ऐसी अपक्रिया का नाम आभासी कोटि अपक्रिया। और जिसका कोटि 1 हो और आणविकता 1 न हो,
ऐसे आभासी कोटि अपक्रिया का नाम आभासी एकाणुक अपक्रिया। तो आभासी एकाणुक अपक्रिया का परिभाषा और दोनों एग्जाम्पल आप तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। तो अपक्रिया का आणविकता हम लोग का खत्म हो गया। इसको नोट करने के बाद हम लोग कोटि को स्टार्ट किया जाए। अब हम लोग चैप्टर के लास्ट टॉपिक को स्टार्ट किया जाए और वह होगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या हिंदी में इसको कहा जाए अपक्रिया की कोटि। तो सबसे पहला पॉइंट तो आप यह समझिए कि जो अपक्रिया की कोटि होगा या केवल और केवल एक्सपेरिमेंट के जरिए निकलेगा, यानी प्रयोग के जरिए निकलेगा। बिना एक्सपेरिमेंट के कोटि को बताना संभव नहीं है। जो अपक्रिया का कोटि है वह एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है। इसके लिए आपको लैब में जाना होगा। लैब में जाके आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तभी आप अपक्रिया के कोटि को बता पाएंगे। क्या होता है अपक्रिया का कोटि? तो मान लीजिए या कोई रिएक्शन है जिसमें A का स्मॉल a अणु B के स्मॉल b अणु से क्रिया करके कोई प्रोडक्ट बनाया। तो किसी भी अपक्रिया का कोटि जानने के लिए आपको दर समीकरण लिखना होगा और आपको याद होगा कि दर समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जो अपक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रता के बीच में संबंध बताएगा उसको दर समीकरण या दर नियम कहते हैं। पहले मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया है। ऐसा समीकरण जो अपक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रता के बीच में संबंध बताएगा उसे दर समीकरण कहेंगे। तो यह एक रिएक्शन है। A का स्मॉल a अणु B के स्मॉल b मोल से क्रिया करके कोई प्रोडक्ट बनाया। तो इसका मैं रेट इक्वेशन लिखता हूं। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह मालूम चला, प्रयोग के द्वारा यह मालूम चला कि जो अपक्रिया का दर है वह A के सांद्रता के x घात पर और B के सांद्रता के y घात पे निर्भर करता है। जहाँ x और y का कोई भी मान होगा जो एक्सपेरिमेंट के द्वारा मालूम चलेगा और जो रिएक्शन पे निर्भर करेगा। तो इसका दर समीकरण लिखने के लिए हमने प्रयोग किया और एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह मालूम चला कि अपक्रिया का जो दर है वह A के सांद्रता के x घात पर और B के सांद्रता के y घात पर निर्भर करता है। अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाया, एक कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट का नाम वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक होगा। अब जानना चाहे कि अपक्रिया का कोटि क्या होगा। तो अपक्रिया का कोटि क्या होगा? मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखता हूं। अब तो किसी भी अपक्रिया के दर समीकरण में, या आपके सामने दर समीकरण लिखा हुआ है, किसी भी अपक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग को अपक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या होता है अपक्रिया की कोटि? किसी भी अपक्रिया के दर समीकरण में, हम लोग दर समीकरण को चेक करेंगे। तो किसी भी अपक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग को अपक्रिया की कोटि कहते हैं। यहाँ पे दो अभिकारक है, दोनों के सांद्रता के जो घातों का योग होगा वह अपक्रिया की कोटि होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा x प्लस वाई। अगर कोई पूछे A के सापेक्ष कोटि क्या होगा तो x होगा, B के सापेक्ष कोटि पूछे तो y होगा,
और अवक्रिया की कोटि पूछा जाए तो x प्लस वाई होगा। तो इसको पूरा लिख लिया जाए। आप इसको पहले से जान भी रहे हैं। ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, माने ए के सापेक्ष कोटि, बी के सापेक्ष कोटि और लास्ट में अवक्रिया की कोटि। तो ए के सांद्रता के x घात पे निर्भर किया तो ए के सापेक्ष कोटि x होगा, बी के सांद्रता के y घात पे निर्भर किया तो b के सापेक्ष कोटि y होगा। और अवक्रिया की कोटि क्या होगा, तो किसी भी अवक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग को अवक्रिया की कोटि कहते हैं। तो अवक्रिया की कोटि कैसे निकलेगा, पहले एक्सपेरिमेंट से आप दर समीकरण लिखिएगा और दर समीकरण में सारे अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग को अवक्रिया की कोटि कहते हैं। तो पहला काम एक्सपेरिमेंट करके आप दर समीकरण लिखिएगा। दर समीकरण लिखने के बाद अभिकारक के सांद्रता के घातों का जो योग होगा उसे अवक्रिया की कोटि कहेंगे। तो चले परिभाषा लिख लिया जाए। अवक्रिया के दर समीकरण में अवक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग को अवक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग को अवक्रिया की कोटि कहते हैं। चले अब आप लिखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद लास्ट में एग्जाम्पल लिखा जाएगा। कोटि के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जान लिया जाए। पहले कोटि का परिभाषा हो गया। अवक्रिया के दर समीकरण में अभिकारक के सांद्रता के घातों के योग को अवक्रिया की कोटि कहते हैं। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, यह एक प्रायोगिक प्रेक्षण होता है, यानी केवल ये प्रयोग के जरिए आप बता पाएंगे। यह एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है, यह एक प्रायोगिक प्रेक्षण होता है, यह एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा, आणविकता तो केवल हम लोगों ने मूल अवक्रिया का बता पाया था, लेकिन जो कोटि होगा वह मूल और जटिल दोनों का बताया जा सकता है। तो दूसरा पॉइंट लिखिए, अवक्रिया की कोटि, अवक्रिया की कोटि मूल और जटिल दोनों अवक्रियाओं के लिए परिभाषित है। आणविकता में आपने कहा था कि केवल मूल अवक्रिया का आणविकता बताया जा सकता है, लेकिन कोटि जो होगा वह मूल और जटिल दोनों का बताया जा सकता है। अवक्रिया की कोटि मूल और जटिल दोनों अवक्रियाओं के लिए परिभाषित है। अब तीसरा और अंतिम पॉइंट आप लिखिएगा, आपने आणविकता में यह कहा था कि यह हमेशा धन पूर्णांक होगा, लेकिन कोटि के बारे में आप जान लीजिए या पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, जीरो भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है, माने भिन्न भी हो सकता है। तो लास्ट पॉइंट लिखिएगा, आपने आणविकता में यह कहा था कि आणविकता हमेशा धन पूर्णांक होगा, लेकिन कोटि के बारे में आप जान लीजिए
कि कोटि पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, जीरो भी और फ्रैक्शन भी यानी भिन्न भी हो सकता है। तो लास्ट पॉइंट आप लिखिए, अबक्रिया की कोटि, अबक्रिया की कोटि धन कामा ऋण कामा शून्य कामा भिन्न कुछ भी हो सकता है। अबक्रिया की कोटि धन कामा ऋण कामा शून्य कामा भिन्न कामा कुछ भी हो सकता है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को आप छाप लेंगे। तो अब क्रिया का कोटि हम लोग का खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग कोटि और आणविकता में अंतर जानेंगे। तो आपको पहले से मालूम है, जैसे आणविकता क्या होगा, तो अभिकारक के अणुओं की संख्या होगा, कोटि क्या होगा, तो दर समीकरण में घातों का योग होगा। आणविकता केवल एलिमेंट्री रिएक्शन का बता पाएंगे, कोटि एलिमेंट्री और कॉम्प्लेक्स दोनों का बता पाएंगे। आणविकता एक थ्योरेटिकल ऑब्जर्वेशन होगा, कोटि एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होगा। आणविकता का मान हमेशा एक धन पूर्णांक होगा और कोटि का मान धन निगेटिव जीरो फ्रैक्शन कुछ भी होगा। तो इसको हम लोग अगले लेक्चर में देखा जाएगा। आपके सिलेबस में दो कोटि की अपक्रिया है, शून्य कोटि और प्रथम कोटि, तो इनको हम लोग पढ़ा जाएगा। फिर द्वितीय कोटि देखा जाएगा और उसी के आधार पे nth कोटि तक हम लोग पहुंचा जाएगा। तो इस चैप्टर में भी 3 से 4 लेक्चर और आएंगे, फिर यह चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। और फिर फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर आपका और बचा रहेगा और वह होगा सरफेस केमिस्ट्री।